देखिए स्टार्ट करते हैं गाइड्रेटिना के चैप्टर 51 के पार्ट 1 के वीडियो को। सबसे पहले रेटिना को डिफाइन किया हुआ है कि द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड एज रेटिना। ठीक है, इसमें दो मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। नंबर 1 कोन्स जो कि कलर्ड विजन में रोल प्ले करते हैं, और नंबर 2 रॉड्स होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं। लेकिन जब लाइट बहुत डिम हो तो यही रॉड्स होते हैं जो कि काम आते हैं। डन हो के बाद तो जब भी लाइट एंटर करेगी रेटिना में, लाइट इन्हीं रॉड्स और कोन्स को स्टिमुलेट करेगी और इनके स्टिमुलेशन की वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व कोई ना कोई सिग्नल्स लेके जाएगी, कोई ना कोई सिग्नल्स लेके जाएगी जिनकी वजह से आपके पास इमेज बनती है। डन होने के बाद थोड़ा सा अब हम रेटिना के स्ट्रक्चर्स को, इसकी लेयर्स को समझते हैं। रेटिना में हमारे पास 10 लेयर्स होती हैं। ठीक है जी, अब लेयर्स को स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। थोड़ा सा मैं कैमरा को यहाँ पे कर दूं ताकि नीचे वाले लेयर्स भी देख सकें। देखिएगा यहाँ से हमारे पास लाइट एंटर हो रही है। ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, यानी कि ये हमारे पास बाहर वाली जगह और ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना है। हम डीपेस्ट पार्ट से लेयर्स को गिनना शुरू करते हैं। सबसे अंदर होती है आपके पास पिगमेंटेड लेयर। नंबर 2 पे आपके पास ये रॉड्स और कोन्स आते हैं, तो जिसको आप कहते हो फोटो रिसेप्टर लेयर। ठीक है, बाद नंबर 3 पे फिर आती है हमारे पास आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये है हमारे पास आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर और आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। क्यों? ये जो आउटर न्यूक्लियर लेयर से देखते हैं न्यूक्लियर वगैरह है, और यहाँ पे एक प्लेक्सस मौजूद है जो कि खास तौर पे हॉरिजॉन्टल सेल्स फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, रेटिना में बेसिकली आप देखें तो 4 तरह के सेल्स हैं। एक तो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं जिनमें रॉड्स और कोन्स आती हैं। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं। नंबर 3 बायपोलर सेल्स हैं। नंबर 4 एमाक्राइन सेल्स हैं। और नंबर 5 गैंग्लियन सेल्स हैं। मैंने 4 तरह के कहते हैं, यहाँ पे 5 तरह के सेल्स हैं, और अगर आप रॉड्स और कोन्स को अलग अलग गिने तो फिर 7 तरह के सेल्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेल्स हैं? रॉड्स, कोन्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, बायपोलर सेल्स, एमाक्राइन सेल्स और गैंग्लियन सेल्स। जिनके क्या फंक्शन है, किस तरह से काम करते हैं, इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में देखेंगे हम कि कौन से पार्ट में कौन से सेल्स यूज हो रहे होते हैं। लेकिन एनीवेज ये सेल्स को हमने देख लिया। अब लेयर्स को मैं एक दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले यानी कि सबसे अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड से मुराद है कि ये अगर हमारे पास आई बॉल है और ये येलो कलर का रेटिना है, तो सबसे यहाँ बैक साइड पे, सबसे बैक साइड पे होता है आपके पास पिगमेंटेड लेयर। नंबर 2 फोटो रिसेप्टर लेयर, फिर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। डन। फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। फिर आता है आपके पास गैंग्लियन सेल, स्ट्रेटम ऑप्टिकम। जो स्ट्रेटम ऑप्टिकम है ये बेसिकली ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की लेयर है। ठीक है, तो इसको हम लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। और आखिर में इन सबसे सुपरफिशियल आके पास आती है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तीन ऐसी लेयर है जिनके लिए इनर भी लगता है और आउटर भी लगता है। ठीक है, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ठीक है, तो 6 तो यही हो गए आपके पास। तो इंशाल्लाह याद करना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, इनको 1-2 दफा देख लीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। तो जब भी यहाँ से लाइट एंटर होती है, लाइट इन सारों को पास करते करते पहुंचती है आपके रॉड्स और कोन्स तक। रॉड्स और कोन्स को स्टिमुलेट करती है और इनकी स्टिमुलेशन की वजह से फिर आपके पास नर्व इंपल्स जनरेट होती है जो कि ऑप्टिक नर्व से होती है जाके ब्रेन तक जाती है और आपको कोई ना कोई इमेज फॉर्म होता हुआ नजर आता है। डन होने के बाद ऑलराइट जी, उन्होंने यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। उसके बाद बात कर रहे हैं फोवियल रीजन का। आई के सेंटर में एक रीजन होता है जिसको कहते हैं फोविया। यहाँ फोविया में बहुत क्लियर इमेजेस बन रही होती हैं। यार एक बात है, हमने सोचा कि जब लाइट को इतनी सारी लेयर्स में से गुजरना पड़ेगा तो रॉड्स और कोन्स तक पहुंचते पहुंचते तो वो थोड़ी अनक्लियर हो चुकी होंगी। मतलब इतनी लेयर से गुजरना पड़ रहा है, कोई लाइट हो जाए थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो जाए, या मतलब उतनी प्रॉपर तो नहीं पहुंच सकेगी, उतनी क्लियर तो नहीं पहुंच सकेगी, तो ये तो विजुअल एक्यूटी खराब हो जाएगी। सही होगी बात? तो बात भी सही है, विजुअल एक्यूटी खराब होती भी है। अब हम देखते हैं कि फोविया की विजुअल एक्यूटी इतनी अच्छी कैसे होती है। विजुअल एक्यूटी का मतलब है विजुअल एक्यूरेसी या आपकी आईसाइट में जो क्लैरिटी है, फोविया में इतनी ज्यादा क्लैरिटी कैसे आती है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि हमारे रेटिना में जो इमेज फोविया में बन रही होती है वो बड़ी क्लियर होती है, और जो साइड पे बनती है वो इतनी क्लियर नहीं होती। इसलिए जिस चीज पे आप गौर कर रहे हैं वो वाली जगह आपको बड़ी क्लियर नजर आ रही है। बुक का ये वाला ऐसा आपको नजर आता रहता है, लेकिन वो इतना क्लियर नजर नहीं आता क्योंकि इसके उसकी इमेज आपके फोविया पे नहीं बन रही। ठीक है, तो फोविया में कौन सी ऐसी कमाल चीज है उसको हम स्टडी करते हैं। पहली तो बात, फोविया रेटिना के सेंटर में एक छोटी सी तकरीबन 0.3 मिलीमीटर डायमीटर का एक एरिया है। ठीक है, इसमें 2 चीजें खास हैं। पहले तो चीज ये है, इसमें रॉड्स नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें रॉड्स नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोन्स ही होती हैं। तो ये कलर विजन में रोल प्ले करेगा। डिम लाइट में फोविया का कोई रोल नहीं है क्योंकि डिम लाइट आपको पता है रॉड सेंस कर रही होती है, और यहाँ पे तो रॉड है ही नहीं। ठीक है, तो फोविया करता है, फोविया क्लैरिटी किस तरह से बनाता है। पहली चीज देखिएगा, देखो हमने कहा था रॉड्स और कोन्स के सामने इतने सारे सेल्स, इतनी सारी लेयर्स आ रही है ना, ये क्लैरिटी में इशू कॉज करेंगी। तो फोविया में अगर आप देखें तो ये सारी लेयर्स साइड पे हटी हुई होती हैं। ठीक है, ये सारे सेल साइड पे हटे हुए होते हैं। हम कहते हैं यार ये फोविया है, ये कोन्स हैं, यहाँ पे प्लीज लाइट को डायरेक्टली आने दो। तो पहले तो बात ये, लाइट को फोविया में आते हुए इन डिस्टर्बेंस का कम सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लाइट बड़ी क्लियरली फोविया तक आ पाती है। पहली बात। दूसरी बात यह है, फोविया में जो कोन्स मौजूद होती हैं उनके बड़े छोटे छोटे डायमीटर होते हैं। अब छोटे छोटे डायमीटर का क्या मकसद है? देखो, ये अगर मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ कि आपके पास ये पूरा रेटिना है। ठीक है, इस रेटिना में ये वाला एरिया है फोविया।
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तकरीबन 0.3 मिलीमीटर अगर आप समझ लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देखते हैं फोविया में जो कोन्स मौजूद हैं वो बड़े छोटे छोटे से डायमीटर्स की हैं, ठीक है। जिस तरह जब ज्यादा मेगा पिक्सल का मोबाइल होता है ना तो उसमें एक एक पिक्सल, वो एक एक जो डब्बा है वो बहुत छोटा होता है, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जितनी छोटी कोन्स होंगी उतनी ही एक्यूरेसी के साथ हम लाइट को आगे, हम इमेज को आगे पहुंचा सकेंगे, और जितनी बड़ी कोन्स होंगी हमारी जो एक्यूरेसी है वो उतनी कम हो जाएगी। तो फोविया में जो कोन्स होती हैं उनका डायमीटर बहुत ही छोटा छोटा सा होता है। जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे आपकी कोन्स का डायमीटर इंक्रीज करता रहेगा। डन के बाद, और याद रखिएगा कोन्स सेंटर में बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे जैसे बाहर जाते रहोगे पेरिफेरी के पास जाते होगे कोन्स कम होती जाएंगी, रॉड ज्यादा होते जाएंगे, कोन्स कम होती जाएंगी, रॉड ज्यादा होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री पे मैं आपसे पूछूं तो बाउंड्री पे रॉड ज्यादा होते हैं, कोन्स कम होती हैं, जबकि फोविया में रॉड होते नहीं, सिर्फ कोन्स ही कोन्स होती हैं। डन की बात। अच्छा जी, मजीद देखिएगा, वो कह रहे हैं कि जो रॉड्स हैं वो आमतौर पे कोन्स से पतले होते हैं, लेकिन फोविया वाली कोन से पतले नहीं होते। जो बाहर नॉर्मल कोन्स हैं उनसे रॉड पतले होते हैं, फोविया की कोन्स सबसे पतली हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आप देखें डायमीटर छोटे छोटे आपको बताए हुए हैं, वो बता कह रहे हैं कि हमारे पास जो रॉड्स का डायमीटर होता है वो है तकरीबन 2 to 5 माइक्रोमीटर। रॉड्स का डायमीटर 2 to 5 माइक्रोमीटर जो आपके पास यहाँ पेरिफेरी वगैरह में मौजूद है, ये नॉर्मल जो रॉड्स होते हैं, ठीक। जो नॉर्मल कोन्स हैं, पेरिफेरी में कोन्स हैं, उनका कितना डायमीटर है? 5 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यानी कि रॉड्स ज्यादा पतले होते हैं। डन हो के बाद यहाँ पे मैंने पहले था रॉड ज्यादा पतले होते हैं, लेकिन फोविया की कोन से पतले नहीं होते। जो फोविया की कोन है उनका डायमीटर सिर्फ 1.5 माइक्रोमीटर है, 1.5 माइक्रोमीटर। तो ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पतले कौन से होते हैं तो आप कहेंगे फोविया की कोन्स, उसके बाद आप कहेंगे रॉड्स, और सबसे चौड़े सबसे मोटे कौन से होते हैं? नॉर्मल कोन्स। ठीक होगी बात। तो सबसे कम डायमीटर होता है फोविया की कोन्स का, फोविया की कोन्स से ज्यादा डायमीटर होता है आपके पास रॉड्स का, और रॉड से ज्यादा डायमीटर होता है आपके पास पेरिफेरल कोन्स का। ठीक है, नॉर्मली पूछे कोन्स का डायमीटर ज्यादा है या रॉड्स का, तो आपके कोन्स का डायमीटर ज्यादा है। लेकिन फोविया पे जो कोन्स हैं वो बहुत ही सिलेंडर होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, ताकि वो लाइट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बहुत ही अच्छी इमेज बना सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यही वो बातें थी जो कि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी और यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की हुई थी। अच्छा, अब देखते हैं हम रॉड और कोन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो वो दोनों का सेम ही है, यानी रॉड्स हो या कोन्स हो, इनमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 एरिया होते हैं। नंबर 1 होता है आपके पास आउटर सेगमेंट, नंबर 2 होता है आपके पास इनर सेगमेंट, नंबर 3 आपके पास न्यूक्लियस वाली जगह होती है, और नंबर 4 होती है आपके पास साइनेप्टिक बॉडी। ठीक है बात। ये जो आउटर सेगमेंट है ये बड़ा खास तरह का होता है। इस आउटर सेगमेंट में आप देख सकते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, ये मिसाल के तौर पर इस तरह का सेल होना चाहिए। आउटर सेगमेंट वाले पोर्शन में सेल की मेम्ब्रेन यूं फोल्डिंग्स फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफी सारी डिस्क्स बन जाती हैं। ये जो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम कहते हैं डिस्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह मेम्ब्रेन फोल्ड कर करके बहुत बेतहाशा डिस्क फॉर्म की हुई होती हैं इस आउटर सेगमेंट के अंदर। डाउन के बाद तो ईच डिस्क इज एक्चुअली एन इनफोल्डेड शेल्फ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और कुछ 1000 डिस्क होती हैं हर रॉड में, हर कोन में कोई 1000 के करीब इस तरह की डिस्क मौजूद होती हैं। और इन डिस्क में क्या है, बेसिकली यही वो जगह है जहां पे आपके पास बेसिक पिगमेंट्स होते हैं, जिस तरह रोडोप्सिन हो गया या फोटोप्सिन हो गया। तो बेसिक पिगमेंट जो होते हैं वो इन्हीं डिस्क में मौजूद होते हैं। डालो के बाद तो रॉड्स और कोन्स की यहाँ पे हमारे पास डिस्क मौजूद होती हैं। आउटर सेगमेंट में बहुत सारी डिस्क हैं। इन डिस्क में हमारे पास प्रोटीन्स जो भी रोडोप्सिन हो गया या फोटोप्सिन हो गए वो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, और इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद होती हैं कि ये जो पूरा आउटर सेगमेंट है ना, इसके वजन का तकरीबन 40% ये पिगमेंट्स ही बनाते हैं, ये प्रोटीन्स ही बनाती हैं। ठीक है, तो आउटर सेगमेंट के वजन का 40% आपकी ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें रोडोप्सिन वगैरह आते हैं ये फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक होगी बात। तो ये देख लिया आउटर सेगमेंट। अच्छा, आउटर सेगमेंट आपके पास कोन्स का और रॉड्स का थोड़ा सा फर्क है। जो रॉड का होगा वो थोड़ा सा रॉड शेप होगा, जो कोन्स का होगा वो थोड़ा सा कोन शेप होगा। कोई इसमें ऐसी डिफिकल्ट चीज तो नहीं है। तो ये तो हमने देख लिया आउटर सेगमेंट। फिर आता है इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट नॉर्मल जिस तरह सेल्स का होता है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक अहम ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म करी है और ये एनर्जी हमारे पास जो विजुअल साइकिल है उसमें रोल प्ले करता है। आगे देखेंगे विजुअल साइकिल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे रोल प्ले करता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा इनर सेगमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया सिग्निफिकेंस रखता है। डन। फिर न्यूक्लियस वगैरह आता है। न्यूक्लियस में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, और आखिर में आपके पास सिनेप्टिक बॉडी होती है। यही सिनेप्टिक बॉडी होती है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है, ताकि अगर लाइट इसमें फॉल कर रही है तो आगे नर्व इंपल्स फॉर्म हो सके और कोई ना कोई आपके ब्रेन तक इंपल्स पहुंच सके, कोई ना कोई इमेज बन सके।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई जाने वाली। तो ये हमने रॉड्स और कोन्स का बेसिक स्ट्रक्चर, उनकी 4 लेयर्स, आउटर सेगमेंट जिसमें 1000 के करीब डिस्क थी और डिस्क में रोडोप्सिन वगैरह थे। उसके अलावा हमने इनर सेगमेंट देखा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर न्यूक्लियस और सिनेप्टिक बॉडी। ये 4 सेगमेंट होते हैं। रॉड्स के भी यही 4 सेगमेंट होते हैं और कोन्स के भी यही 4 सेगमेंट होते हैं। लो जी, इसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं पिगमेंट लेयर ऑफ द रेटिना। वैसे तो बहुत सारी लेयर्स थी, लेकिन जो सबसे अंडर लेयर थी ना पिगमेंट लेयर, अब जरा इसके बारे में आपको बताने लगे हैं। यार ये लेयर ना, इसमें पिगमेंट मौजूद होता है, खासतौर पे मेलानिन। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, आपको पता है जो स्किन में ज्यादा मेलानिन होगा तो थोड़ी डार्क स्किन होगी, और कम मेलानिन होगा तो थोड़ा व्हाइट स्किन होगी। तो ये मेलानिन यहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे मेलानिन क्यों होता है? इसलिए ताकि ये देखो, ये रेटिना है ना, आपके पास यहाँ से लाइट आ रही है, तो जो भी लाइट आ रही है वो रॉड्स और कोन्स तक पहुंच गई, जो सिग्नल बन गए। अब जो पीछे जा रही है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। आपको पता है ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे पिगमेंटेड लेयर होती है ताकि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर लाइट एब्जॉर्ब ना हुई तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आना शुरू हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगी, और जनाब रॉड्स और कोन्स को दोबारा, यानी कि इमेज इतनी क्लियर बनेगी नहीं। सही की बात। इवन हमारे जो कैमराज होते हैं उनके अंदर भी इस तरह से पिगमेंट, मतलब ब्लैक कलर की स्क्रीन मौजूद होती है, ताकि जो लाइट है, एक दफा हमने उसकी जो इमेज लेनी थी ले ली, अब वो लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट वगैरह करके ना आए इस जगह पे। सही की बात। आम लोगों को तो उसकी कदर नहीं होती, अल्लाह ताला के नियमों का शुक्र नहीं उस तरह से अदा करते। जिन लोगों में ये मेलानिन नहीं होता उनसे पूछो। तो बेसिकली जो एल्बिनिज्म है, ठीक है, उसमें मेलानिन नहीं फॉर्म हो रहा होता। सही। अब एल्बिनिज्म में जो एल्बिनो होता है उसके अंदर मेलानिन नहीं होता, इसलिए वो क्लियरली नहीं देख पाता, उसकी आईसाइट वीक होती है। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी ग्लासेस लगा लो, जो मर्जी कर लो, ग्लासेस तो बड़ी यही करती है ना कि इमेज को फोकस कर देती है रेटिना पे। अब रेटिना पे आ तो रही है लाइट, बिल्कुल फोकस्ड लाइट आ रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन हो के लाइट फिर घूमना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से उन लोगों की क्लैरिटी आम साहब तो तेरी 20/20, उनकी 20/20 हो ही नहीं पाती। उनकी बढ़िया 20/100 हो जाएगी या 20/200 हो जाएगी, इससे बेहतर वो कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो एक तो ये जो पिगमेंटेड लेयर है इसका फंक्शन ये होगा कि लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है ताकि आप क्लियर इमेज फॉर्म कर सको और लाइट रिफ्लेक्ट ना करे। और दूसरा ये पिगमेंट लेयर होती है, इसमें ढेर सारा विटामिन ए होता है। ये विटामिन ए हमारे पास बहुत सारा रोडोप्सिन फॉर्म कर रहा होता है। इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस हम इंशाल्लाह आगे जाकर स्टडी करेंगे। ठीक है, बाद नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन ए की सिग्निफिकेंस को। उसके बाद यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया पिगमेंट लेयर। अब देखते हैं रेटिना की ब्लड सप्लाई। रेटिना की ब्लड सप्लाई हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात उन्होंने बताई हुई है। ये देखो जी, जहां से आगे ऑप्टिक नर्व आती है, समझ लो यहीं पे आपके पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी भी आ गई। ये जो आर्टरी आती है ना, ये आगे वाली साइड पे आ जाती है, और ये जो रेटिना की ये वाली साइड है, इसको आप कह सकते हो कॉर्निया वाली साइड। ठीक है, इस साइड पे ये आर्टरी अपनी ब्रांचेस फॉर्म करती है। तो जो रेटिना की बाहर वाली साइड है उसको तो बहुत सारा ब्लड सप्लाई मिल गई है, किससे? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इनर लेयर्स ऑफ द रेटिना हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई। ये जो इनर लेयर्स ऑफ द रेटिना है इनको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ने आकर सप्लाई दे दी है। सही होगी बात। अच्छा, अब ये देखो ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कई दफा लगता है कि यार इनर कौन सी होती है, आउटर कौन सी होती है। मतलब असूली तौर पे बंदा कहता है यार इनर का मतलब होती है जो अंदर डीप हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। इनर लेयर का मतलब होता है जो कॉर्निया की तरफ हो, और आउटर लेयर का मतलब होता है जो कि पीछे की तरफ को हो। यहाँ भी आपको याद होगा हमने कहा था जो इनर लेयर थी, जो इनर लिमिटिंग में मेन और इनर थी, वो थी जहाँ से लाइट आ रही थी, जो कॉर्निया की साइड पे थी, और आउटर पीछे की तरफ थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होती है आपके पास इनर, और अंदर वाली होती है आपके पास आउटर। तो इनर के पास तो अपनी ब्लड सप्लाई है। कहाँ से ब्लड सप्लाई आ गई है? ये जो आपके पास सेंट्रल आर्टरी आ रही है, इससे ब्लड सप्लाई दी थी। और जो आउटर साइड है उसको कहते हैं ब्लड सप्लाई मिलेगी उसको, यार ये जो नीचे पिंक कलर की लेयर बनी हुई ना, जिसको कोरॉइड कहते हैं। ठीक है, इस कोरॉइड से बहुत सारा ब्लड इस आउटर वाली जगह को सप्लाई कर देता होता है। ठीक है, तो यानी कि आउटर के लिए एक अपनी ब्लड सप्लाई है, इनर के लिए अपनी ब्लड सप्लाई है। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही होगी बात, आपकी बड़ी अच्छी ब्लड सप्लाई होगी रेटिना की, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। आगे हमने देखना है रेटिनल डिस्प्लेसमेंट को। असल में होता, सॉरी, रेटिनल डिटैचमेंट को होता बेसिकली क्या है, कई दफा आई बॉल को में होती है इंजरी, और आई बॉल की इंजरी की वजह से कोई ब्लीडिंग हो गई, आई बॉल के अंदर कोई फ्लूइड वगैरह आ गया, वो फ्लूइड रेटिना और रेटिना के पीछे जो कोरॉइड है उसके बीच में आ जाता है। इससे क्या होगा? रेटिना डिटैच हो जाएगा, रेटिना पीछे कोरॉइड से टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह भी रेटिना टूट सकता है। उसके अलावा रेटिना के टूटने की एक और वजह भी है। यहाँ पे ना आपके पास होते हैं कोलेजनस फाइबर्स, समझ लो यहाँ पे मुख्तलिफ इस तरह के कोलेजनस फाइबर्स वगैरह मौजूद है जो कि रेटिना से कनेक्ट हुए हुए हैं। अगर ये कोलेजनस फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो ये रेटिना को खींच लेंगे। जब रेटिना खींच जाएगा तो ये रेटिना पीछे वाली लेयर से अलग हो गया। तो किसी भी वजह से रेटिना की पीछे वाली लेयर से डिटैचमेंट हो सकती है, लेकिन डिटैचमेंट के बावजूद, चूंकि रेटिना की हमने देखा है बॉडी अच्छी ब्लड सप्लाई है, इसके डिटैचमेंट के बावजूद भी काफी देर तक रेटिना जिंदा रहता है, रेटिना डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, तो काफी डेज तक उसकी डिजनरेशन नहीं होगी,
डॉक्टर को कहो कि वो किसी तरह से रेटिना को दोबारा जोड़ दे। हाँ, अगर डॉक्टर ने ना जोड़ा और रेटिना से डिटैच ही रहा तो फिर अल्टीमेटली रेटिना डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।